नमस्कार आदाब, मैं मोहसन मेहंदी खान। मैं इस समय लाल डिग्गी पे मौजूद हूँ, जहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी का फिरोज़ अहमद साहब का कार्यालय बना हुआ है, चुनावी कार्यालय बना हुआ है, जो आज इन्होंने नामांकन किया है। नामांकन करने के बाद अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर अपने कार्यालय पर आए हुए हैं और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तो थोड़ा हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें करेंगे, चुनाव में हालचाल पे बातें होंगी और उसके बाद कुछ और देखा जाएगा। क्योंकि फिरोज भाई आज काफ़ी थके हुए हैं, क्योंकि नामांकन किए हुए थे और नामांकन में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा समर्थक इनके साथ थे जो नामांकन करने गए हुए थे। तो सबसे पहले फिरोज भाई, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार जो 2022 का चुनाव है, कांग्रेस जो है अपना प्रत्याशी उतारी हुई है, क्या इस बार कांग्रेस को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं आपको एक बार बता दूं कि सुल्तानपुर 188 की आप हिस्ट्री जब उठा के देखोगे तो 2017 में हम यहाँ चुनाव नहीं लड़े गठबंधन की वजह से। 2012 में हम चुनाव लड़े। हम 2012 का चुनाव थोड़ा सा कमज़ोर, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन उससे पहले कांग्रेस जब यहाँ लड़ी है या तो जीती है या तो नंबर 2 पे रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस किस नंबर पे थी यहाँ पे? पिछले चुनाव में तो हम लड़े ही नहीं थे। हम गठबंधन में हमने समाजवादी पार्टी से, हमारा अलायंस था, समाजवादी पार्टी में सीट गई थी, हम नहीं चुनाव लड़े। अच्छा, पिछली बार आपका कैंडिडेट यहाँ पे नहीं था, मतलब समाजवादी पार्टी का था, क्योंकि गठबंधन था। अच्छा, हम दूसरी चीज़ जानना चाहेंगे कि माननीय प्रियंका जी जो हैं, वो उनका एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस तर्ज पे उन्होंने यूपी के अंदर काम किया, काफ़ी महिलाओं को जोड़ रखा। लेकिन क्या बात है, कांग्रेस के अंदर वो मजबूती नहीं आ रही है अभी, जो मजबूती पहले कांग्रेस के अंदर थी। देखिए, अभी मैं जब शुरुआत की अपने संबोधन में आपने एक बात कही कि समर्थन बहुत ज़्यादा थे। इस बात का घोतक नहीं है कि प्रियंका जी का जो नारा है वो चल निकला है, इसीलिए तो लोग आए हुए थे। हाँ, ये बात तो सही है कि जो प्रियंका जी का ये नारा है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये बात तो हद तक की तो सही है, क्योंकि इस नारे से लोग काफ़ी आकर्षित भी हुए हैं और उन्होंने इस नारे के साथ काम भी किया है। जो अभी एक लड़की को पेट्रोल डाल के, मिट्टी तेल डाल कर जला दिया था, वहाँ भी वो गई हुई थी और बहुत सारी जगह गई हुई थी। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ लोगों का भी रुझान उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। मैं आज यूपी की बात कर रहा हूँ। जी, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, मैं अपने बचपन की बात बताता हूं। बचपन से लेकर जवानी तक हमेशा बदलाव 10-15 साल में एक युग का परिवर्तन होता है। जी जी। और शायद कुछ लोग उसको महसूस करते हैं और कुछ इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो जहां से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस का ये बदलाव का दौर चल रहा है, जिस तरीके से आप देखेंगे सपा, बसपा या भाजपा का दौर जब अपने उत्थान पे चले हैं, तो किसी को भरोसा नहीं था कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बहुमत में आएगी। लेकिन अंडरकरंट था, जो महसूस करने वाले थे वो महसूस कर रहे थे। इसी तरीके से मेरे बचपन की बात है, मुझे याद है सपा या बसपा से हमारे यहाँ लड़े थे सफदर रजा खान साहब। कोई नहीं कहता था एक दिन पहले के चुनाव में जीत जाएंगे। कोई का मतलब कोई नहीं, लड़ाई में नहीं मानते थे कोई उनको, लेकिन वो चुनाव जीते। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अंडर करंट था। वो एक बूम करके निकला और रिजल्ट निकला तो सफदर रजा खान साहब जीत गए। वो क्योंकि 10-15 साल का जो परिवर्तन का चक्र है, वो परिवर्तन का चक्र इस बार कांग्रेस के फेवर में चल रहा है। 10 मार्च को जब चुनाव की घोषणा होगी तो आप हमारे भाई हैं, आप देखिएगा, आप मुझसे खुद कहोगे कि फिरोज जी आपने जो बात कही थी वो एकदम सार्थक है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बूम करके निकलेगी और सबसे बड़ी पार्टी बनने का काम करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, अभी आपने ताली मत बजाइए, अभी आपने एक बंदे का नाम लिया, सफदर रजा खान। वाकई वो चुनाव जीता, उसको लोग जानते भी नहीं थे कि ये चुनाव जीत जाएगा। उस टाइम गठबंधन था और उस गठबंधन में मतलब एक आंधी थी, उस आंधी में वो भी निकल गए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, वही सफदर रजा खान बसपा छोड़ के समाजवादी में आ गए और मुलायम सिंह और मायावती से तमाम जो फसादात हुए उसमें ये गवाही बनाए गए। लेकिन जब तक ये गवाह थे तब तक सफदर रजा थे, और जब इनका काम ख़त्म हो गया तो आज सफदर रजा नहीं है। तो इस पे आप सफदर रजा के लिए कुछ? भाई देखिए, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं समाजवादी पार्टी और ख़ास करके मुलायम सिंह के परिवार को जितना मैं जानता हूं, उनका काम है यूज़ एंड थ्रू करना। उन्होंने हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग और हमारे नेता, हमने बचपन से उनको देखा हुआ किस तरीके से संघर्ष किए बेचारे। उनको इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। ये ख़ास करके मैं बता रहा हूँ, हमारी अपनी कम्युनिटी को वो इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है और ये
हमको आपको समझना चाहिए मेहदी भाई कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हमको आपको इस्तेमाल करने के लिए हैं। ये हमारे सबसे बड़े मिसाल सफदर रजा खान साहब यहाँ पे हैं। नहीं, मिसाल तो सफदर रजा है, ये बात तो सही है, फैक्ट है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने देखा कि आप काफ़ी टाइम से कांग्रेस में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर से आपने प्रचार प्रसार किया कि लोग कहते थे अरे तो कांग्रेस में फिरोज भाई हैं, लेकिन मैंने आपको देखा कहीं आप एक ऑफिस में बैठे हुए थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, लेकिन जब अपनी बातों से आपने वहाँ के लोगों को डाइवर्ट किया, बदला उनको, तो उनको समझ में आया नहीं यार, हाँ कांग्रेस पार्टी कोई है। इस चीज़ को मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये टैलेंट आपके अंदर कहाँ से आया? शुक्रिया मेरे भाई। मैं एक बात बता दूँ, मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं रात को पढ़ता हूँ। और जब मैंने राजनीति की शुरुआत की तो मैं उससे पहले पढ़ता था, तो मुझे लगा कि इस देश की ज़रूरत, इस देश के नौजवानों की ज़रूरत और इस देश की बुज़ुर्ग, इस देश की महिलाओं की ज़रूरत, अल्पसंख्यकों की ज़रूरत को अगर कोई एक पार्टी इस देश में पूरा करती है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस में आया हूँ और मैं निरंतर 19 साल से कांग्रेस में संघर्ष कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे यहाँ सांसद विधायक बनना है, ये तो आदरणीय प्रियंका जी, राहुल जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व का मुझे ये प्यार मिला, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आज इस लायक समझे कि उन्होंने मुझे यहाँ से विधानसभा का टिकट दिया। लेकिन मुझे ये पता है कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो देश हित में है, देश के लोगों को, देश से बेरोजगारी, देश में संसाधन, शिक्षा, जो भी चीज़ें हैं वो कांग्रेस ही दूर कर सकती है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसलिए इसको प्रभावित होकर, इसको जान के मैं कांग्रेस में आया हूँ, निरंतर मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप फील्ड में दौड़ रहे थे, मैंने आपको देखा है, बहुत देखा है आपको, तो क्या आपको उस टाइम में मालूम था कि आज हम मेहनत करेंगे तो कल हमको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, या पहले से आपकी क्या कहते हैं हम राहुल जी से बात हुई कि हाँ आप मेहनत कीजिए, हम आपको टिकट देंगे इस बार, कुछ ऐसा मामला है क्या? देखिए भाई, मैं 2004 से कांग्रेस में, उससे पहले बॉम्बे में कमाता था। मैं अपने 1-2 गाँव में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला इंसान रहा हूँ और मैं 2004 से सुल्तानपुर में हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊँ, लेकिन इतना भरोसा था कि अगर कोई मेहनत करेगा उसका फल ज़रूर मिलेगा। मैं कांग्रेस सेवा दल के बूथ अध्यक्ष से मैंने शुरुआत की, मैं सेवा दल में रहा, सेवा दल का एडिशनल बना, सेवा दल का चीफ बना जिले का, उसके बाद मैं जिले की मेन बॉडी में, जिले कांग्रेस कमेटी में मैं सचिव रहा। आज मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और पार्टी का आशीर्वाद मिलने की वजह से मैं लखनऊ यानी राजधानी का मैं प्रभारी भी हूँ, जो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और आज मैं 188 सुल्तानपुर का विधानसभा का प्रत्याशी भी हूँ। तो ये महसूस नहीं, निरंतर एक एक सीढ़ी मैंने चढ़ी है और मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी, मैं संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जिनको भी राजनीति करनी है और समाज बदलने का, समाज में कुछ अच्छा करने की जिनको भी सोच है, वो कांग्रेस से राजनीति करें, कांग्रेस पार्टी से जुड़ें। क्योंकि यही एक पार्टी है, हमारी प्रियंका गांधी, हमारे राहुल गांधी जी हर कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम करते हैं, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए मैं 19 साल तक मैं इस पार्टी में लगा था। इस बीच मुझे बहुत प्रलोभन मिले कि फिरोज जी आप इस पार्टी में आ जाइए, उस पार्टी में आ जाइए, लेकिन मैं, उनकी सत्ता भी रही, हम लोग विपरीत कंडीशन में झेले भी हैं, लेकिन कभी मैं डिगने का काम नहीं किया, क्योंकि मेरे हाईकमान, मेरे नेतृत्व हम लोगों को जो इज्जत देती है वो मुझे कहीं और किसी पार्टी में नहीं मिलती। अच्छा, राजनीति में आने का आपका मन कैसे हुआ? क्योंकि आप तो मुंबई में, आपने बताया मुंबई में रहते थे, बिजनेस करते थे, आपको राजनीति में आने का मन कहाँ से आया कि अब हम राजनीति करेंगे? एकदम करेक्ट आपने कहा। मैं एक बात बताऊँ तो एक वाकया मेरे समझ में आता है। मैं अपने बचपन में एक आंदोलन में गया था, मैं उसको जानता नहीं था उस वक्त। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो वो आंदोलन मैं जानना चाहा कि मैं किस आंदोलन में गया था, बैरिकेडिंग की, रोका गया, आंसू गया, छोड़ा गया, तो मैं भी भागा था, चप्पल टूट गया। मैं सोचा तो मुझे समझ में आया कि वो शाहबानो केस था। तो मैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी बिरादरी में, जब मैं शाहबानो केस के बारे में जानने उत्सुक हुआ कि भाई ये था क्या, तो मुझे ये जान के ताज्जुब हुआ कि 99.9% लोगों को शाहबानो केस के बारे में नहीं पता था। राजू जी ने उसमें क्या किया है हमारी कम्युनिटी के लिए। मैंने कहा बाप रे, इतना कम अवेयरनेस है लोगों में, जागरूकता नहीं, और कांग्रेस के खिलाफ इतना दुष्प्रचार लोग कर रहे हैं। मैंने कहा ये दुष्प्रचार उसको दूर करने का काम करेंगे। और मैं तब से अलग जगह के मैंने कहा नहीं, जिस शरीयत को बचाने का काम राजू जी ने किया है, मैं उसका ज़रूर अपने कम्युनिटी में कांग्रेस के लिए इसके बात को पहुँचाऊँगा कि देखिए राजू जी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, आज हमारी शरीयत बची हुई है। आपने राजू जी की बात की तो मुझे वो दिन याद है जब हम लोग बचपन में छोटे छोटे रहा करते थे। राजीव गांधी का बिल्ला आता था, टीन का बिल्ला, वो लोहे का होता था,
और उसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबकी फ़ोटो बनी होती थी। कांग्रेस ई लिखा होता था, जिंदाबाद लिखा होता था। हम लोग उससे ज़्यादा आकर्षित होते थे। और कोई नेता अगर आता था तो उसके पीछे पीछे लगे रहते थे कि एक बिल्लो हमको मिल जाए, उस टाइम की कांग्रेस। लेकिन राजीव गांधी की जब हत्या हुई है वो रात को तकरीबन 11 बजे मेरे सुनने में आया, क्योंकि उस टाइम आज की तरह डिश नहीं था सभी घरों में, वो दूरदर्शन चलता था और पता ही चलता था गांव में किसी एक दो के यहाँ वो टीवी है। तो रात के तकरीबन 1 बजे पहले पिक्चर आती थी, शनिचर को रात में, इतवार को रात में पिक्चर भी आती थी। तो ऐसे हम लोग पिक्चर देखने गए हुए थे। लेकिन अचानक उस पर खबर आई कि राजीव गांधी जी को जो है ये उनके साथ घटना हो गई और वो एक्सपायर हो गए। क्योंकि हमारे जो दादा थे वो पक्के कांग्रेसी थे, आज भी वो कांग्रेसी हैं। उनका नाम है इखलाक और इश्तियाक। पहले सतीश शर्मा जब आते थे, कैप्टन सतीश शर्मा, तो उन्हीं के यहाँ रुकते थे। हमारा घर हमारे चौराहे पे, वो उन्हीं के यहाँ रुकते थे, सारा कुछ वहाँ। उस टाइम मोहित अहमद साहब एक बार मंत्री भी हुए थे, उन्होंने भी कई बार यहाँ से चुनाव लड़ा। लेकिन जो बात राजीव गांधी के अंदर थी वो दूसरे प्रधानमंत्री के अंदर क्यों नहीं आई, चाहे वो कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री क्यों नहीं था। मैं देखिए, राजीव जी के बाद दो प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए हैं। नरसिंह राव जी हुए हैं, दूसरे मनमोहन सिंह जी हुए हैं। मनमोहन सिंह जी का काम करने में कोई सानी नहीं है। विश्वास करिए, इस देश दुनिया में जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी तो इस दुनिया में इकलौता देश भारत था, हिंदुस्तान था, जिनके लोगों के खर्चों में बढ़ोतरी हो रही थी। साइकिल वाला मोटरसाइकिल खरीद रहा था, मोटरसाइकिल वाला कार खरीद रहा था। वो पीरियड था 2008 से लेकर 2013 तक। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कमाल था। उन्होंने हमको राइट टू फूड्स दिया, उन्होंने हमको राइट टू एजुकेशन दिया, उन्होंने आरटीआई दिया, मनरेगा जैसी स्कीम दी। ये मनरेगा जैसी स्कीम जो है, यही एक वजह थी जो हमको दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर था, उसके बाद भी भारत में आर्थिक मंदी नहीं आई। ये मनरेगा की वजह थी। क्यों? क्योंकि लोग मनरेगा के जरिए लोगों के पास पैसे गए और वही लोग हमारी जो छोटी मोटी दुकानें थी उनसे परचेसिंग करते थे। हमारा जो पावर था, मतलब परचेसिंग पावर हमारा बढ़ा, ये उसी स्कीम की वजह से। तो मैं भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मानता हूँ। हाँ, आप अच्छे डायलॉग बाज को कह सकते हो, डायलॉग बाजी तो भी हैं। हाँ, देखिए, अभी मैं आपसे पूछने वाला था, मैं आपको बीच में, माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सब कुछ दिया, लेकिन लॉलीपॉप नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये आपको, जनता को ये पता चल गया। आपको बता दें, एक बात आपको बताएं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एक कानून आया, भूमि अधिग्रहण बिल कानून। वो कानून क्या था? हमको आपको पहले सरकारी नौकरी, फैक्ट्री लगाने के नाम पे, उद्योग लगाने के नाम पे हमारी ज़मीनों को, किसानों की ज़मीनों को कौड़ियों के दाम पे एक्वायर कर लिया जाता था। ये बात भी उन्हीं के कार्यकाल में समझ में आई। राहुल गांधी जी ने इसको समझाया कि किस तरीके से कमज़ोर मजदूर और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और तब कानून लाया गया, भूमि अधिग्रहण बिल। आज हमारे यहाँ काफ़ी करोड़पति लोग, लखपति लोग सड़कें जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, तो नहीं, अभी तो फैक्ट्रियाँ नहीं लगी, सड़कों की वजह से लखपति बन गए हैं। वो सिर्फ एक कानून की वजह से। और नुकसान किसका हुआ? उद्योगपतियों का। क्यों? जिनको कौड़ियों के दाम पे ज़मीन मिलती थी, उनको 4 गुना सर्किल रेट का देना पड़ रहा है। उन्होंने क्या किया? माफ़ करिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मीडिया हाउसेस को बड़े बड़े कह रहा हूँ। उनको हायर किया, उनको ख़रीदा और एक काम किया, जानते हो क्या? दुष्प्रचार करना कि जिस नौजवान की वजह से, जिस पार्टी की वजह से उन उद्योगपतियों को इतना बड़ा नुकसान हुआ, उन्होंने उस पार्टी की बुराई और उस नौजवान की बुराई साबित करने पे तुले। क्योंकि हम लॉलीपॉप नहीं देते हैं। ये साहब लॉलीपॉप, इनके पास कुछ विज़न था ही नहीं। उनके उद्योगपतियों के बनाए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं डंके के चोप पे इस बात को कहता हूँ। और इसकी दलील कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहला काम जो करते हैं वो भूमि अधिग्रहण कानून को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और एक बार नहीं, 3-3 बार करते हैं। 3-3 बार कोशिश करते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मजबूती के साथ डट के खड़े होते हैं कि जो 100 साल पुरानी डिमांड है उसको हम ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगे। तो ये सब एक इवेंट बनाया हुआ है, एक मीडिया के जरिए फैलाया गया है। लेकिन जनता अब सब समझ गई है, क्योंकि जनता को रोज़गार चाहिए। हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं, फॉर्म भरवाई के नाम पे, भाई साहब, फॉर्म भरवाई के नाम पे जो 50 रुपये का फॉर्म था 500 का कर दिया है, जो 100 रुपये का था 1000 कर दिया है। इस तरीके से हज़ारों करोड़ रुपया इन बेरोज़गारों से फॉर्म भरवाई के नाम पे सरकार ने वसूल लिया। इतना घिनौना मजाक है सरकार इन बेरोज़गारों से कर रही है। जनता त्राही त्राही मान रही है। मैं समझता हूँ कि मैंने सारी बातें आपको
कहने की कोशिश की है, छोटे छोटे उसमें समझाने के पॉकेट में। ये तो आपकी तारीफ है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी तारीफ की। तो ये थे फिरोज भाई हमारे, जो हमारे साथ थे। काफ़ी खासा अच्छी बातचीत हुई, और बहुत दिन से जान पहचान तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस से हमारा बचपन से ही लगाव था। लेकिन आज मैं पत्रकार हूँ और पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी एक पार्टी के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट ये है कि आगामी तारीख को जब चुनाव आएगा, और ख़ास तौर से मैं अपने उस नौजवान भाई को कहना चाहूँगा जो ज़िंदगी में पहली बार वोट देने जाएंगे, जो इस साल वो 18 साल के होंगे, आप जाइए और सही चुनाव कीजिएगा। अपने जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, जो आपका नेता होगा, वो सही पार्टी का चुनाव कीजिएगा, ताकि वो आपकी बात करे, आपकी हक की लड़ाई लड़े। कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़, सुल्तानपुर।